चलो, नमस्कार बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। उसके बाद पढ़ा था सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जिसके बारे में हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की नेचर बताने के लिए 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी आए थे। उन्होंने उसकी नेचर बताई और उन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद लास्ट जो अनइक्विवोकल जो प्रूफ है जेनेटिक मटेरियल का, वो हमें प्रोवाइड किया गया हर्शे एंड चेज, जिन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया। आज हम बात करेंगे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी हो ताकि वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल बन सके। तो आज का हमारा जो पॉइंट या जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक, देखो जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जेनेटिक मटेरियल जो है या जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर मेनली जो 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके बारे में हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले अगर उनको बेसिक सा लिखते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो अच्छा होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है खुद की कॉपी बनाने की या रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। तो हम पहली बात कह सकते हैं कि वो ही डीएनए या वो ही जेनेटिक मटेरियल अच्छा होगा जिसके पास रेप्लिकेशन की कैपेसिटी हो या वो खुद की कॉपी बनाने की कैपेसिटी रखता हो। पहली बात ये। दूसरी बात, डीएनए या जो आरएनए या जो प्रोटीन, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, हालांकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए एंड मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए या उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी अगर बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर स्लो चेंजेज होने जरूरी है, स्लो चेंजेज होने जरूरी है, फास्ट चेंजेज नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, स्लो चेंजेज कैसे इंपॉर्टेंट है, सब बातें हम करेंगे। और उसके बाद जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए एज ए मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी मेंडेलियन कैरेक्टर के अनुसार अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी रखता है तो वो एक जेनेटिक मटेरियल है, अदरवाइज वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। ये जो 4 जो फीचर हैं, 4 प्रॉपर्टी जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन नाम से पता चल रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास अपनी खुद की या अपनी खुद की ओवन जो कॉपी जो है या रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये बात जो है इसको फुलफिल करते हैं डीएनए एंड आरएनए, बोथ कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ बट प्रोटीन कैन नॉट रेप्लिकेट, प्रोटीन कैन नॉट रेप्लिकेट, so it cannot be a genetic material, so it cannot be a genetic material। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी रेस के अंदर 3 थे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। और जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज की बात करी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और ये जो प्रॉपर्टीज है डीएनए और आरएनए तो दोनों फुलफिल करते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, यानी दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसका मीन जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। अब उसके बाद केवल और केवल 2 जेनेटिक मटेरियल बचे, डीएनए और आरएनए। अगले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव, और साथ में वो होना चाहिए स्टेबल। और हमारे पास 2 जेनेटिक मटेरियल बचे। अब हमें यह भी पता करना है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल अच्छा है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो इन दोनों में कौन सा जेनेटिक मटेरियल अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, पहले अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो आप सब जानते हो कि जो आरएनए जो होता है
उसके पास एक एडिशन OH ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पे पेंटोज शुगर जो होती है उसके सेकंड कार्बन पे एक OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये जो RNA जो है ये मोर रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। वहीं पे अगर हम बात करें DNA की रिएक्टिविटी की, ये जो DNA जो है इसके पास OH की जगह ये जो ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाता है, OH में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो राइबोज जो शुगर थी वो कन्वर्ट हो जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर। इसका मीन RNA के अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मोर रिएक्टिव हो जाता है, और DNA के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से DNA जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो हमें सबसे पहले रिएक्टिविटी की यही बात हमने की थी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल अच्छा होगा उसकी रिएक्टिविटी लेस होनी चाहिए, वो हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि RNA जो है, RNA या कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो मोर रिएक्टिव होगा तो वो अपने आप ही लेस स्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। वहीं पे DNA जो होता है, DNA जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब वो मोर स्टेबल है। अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। वहीं पे इस DNA के अंदर जो RNA में जो प्रेजेंट होता है यूरेसिल, वहीं पे DNA जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है थायमीन, और ये जो थायमीन जो होता है वो DNA को प्रोवाइड करता है एडिशनल स्टेबिलिटी। यानी RNA के अंदर जो यूरेसिल होता है उस यूरेसिल के अंदर 5th पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं थायमीन। और इसी थायमीन का दूसरा नाम भी आप जानते होंगे, इसी को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। इसका मीन कि जो DNA जो है उसके अंदर थायमीन होता है जो उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वहीं भी RNA जो होता है उसके पास यूरेसिल होता है और इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बेसिस पे देखें तो डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो RNA और DNA में से DNA जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा इसकी जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता चला ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी, क्योंकि ग्रिफिथ साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर आपको पता भी है कि वो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जब उस बैक्टीरिया को किया गया हीट किल्ड, जब उस बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया गया तो वो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था वाज नॉट डिस्ट्रॉयड, और वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो गया। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ इसीलिए वो ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन के अंदर, और आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, और जिसकी वजह से वो बन गया वायरुलेंट, यानी वो न्यूमोनिया कॉज करने के केपेबल हो गया। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो ग्रिफिथ साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर भी हमें जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इजीली डिग्रेड नहीं होने वाला होना चाहिए, और साथ में वो लेबाइल नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तो हमने जेनेटिक मटेरियल की 2 प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जो भी जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर स्लो चेंजेस आने जरूरी है। स्लो चेंजेस का मीन क्या होता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर अगर स्लो चेंजेस आएंगे तो इन्हीं स्लो चेंजेस की वजह से होता है इवोल्यूशन, इन्हीं स्लो चेंजेस की वजह से होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीन आप जानते हो
कि जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और उन्हीं सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्लो चेंजेज आते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो चेंजेज आते हैं, और उन्हीं स्लो चेंजेज की वजह से वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जो हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। अगर ये जो चेंजेस हैं ये स्लो चेंजेस नहीं होते, या डीएनए के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज नहीं होते, तो हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्व नहीं हो पाते। इसका मीन यहाँ पे लाइफ को सरवाइव करने के लिए, या फिर अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन के लिए, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर स्लो चेंजेस होने चाहिए। ये जो डीएनए जो है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्लो चेंजेस आते हैं, चेंजेस जो है वो फास्ट नहीं आ पाते, या फिर लो म्यूटेशन या फिर कम म्यूटेशन इसके अंदर होती है। वहीं पे अगर बात करें आरएनए की, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसके अंदर हाई म्यूटेशन या ज्यादा म्यूटेशन होंगे। ज्यादा म्यूटेशन का मीन कि उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो फास्ट चेंजेस होंगे। अगर चेंजेस फास्ट होंगे तो ये जो आरएनए कंटेनिंग जो वायरस जो होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस, या जिनको हम बोल सकते हैं रेट्रो वायरस, ये जो रेट्रो वायरस जो होते हैं इनके अंदर म्यूटेशन फास्ट होती है, म्यूटेशन फास्ट, और म्यूटेशन फास्ट होने की वजह से इनका जो लाइफ स्पेन जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा कोरोना वायरस के टाइम कि कोरोना वायरस जो है उसके नए नए वेरिएंट जल्दी जल्दी आ रहे थे, क्योंकि उस कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए था, आरएनए के अंदर म्यूटेशन जो वो फास्ट होता है, म्यूटेशन फास्ट होने से उसके नए नए वेरिएंट जल्दी जल्दी बनते हैं, जितने जल्दी जल्दी उसके अंदर म्यूटेशन हो गए वेरिएंट बनेंगे तो उसका जो लाइफ स्पेन है उतना ही शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से, और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके अंदर चेंज करना थोड़ा सा आरएनए के कंपैरिजन में मुश्किल होता है, इसीलिए उसके अंदर धीरे धीरे चेंज आते हैं, और धीरे धीरे चेंज आने की वजह से वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है, और ये जो फर्स्ट म्यूटेशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट हो जाता है। तो हमने तीन बातें की। लास्ट वाली जो बात है उसके अंदर हमें अभी आपको पता है कि हमारे पास हर एक सेल के पास होता है डीएनए, या हर एक सेल के पास न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल मेनली हमारे पास होता है डीएनए। इस डीएनए से बनता है एमआरएनए, और इस एमआरएनए से बनता है कोई ना कोई प्रोटीन, जो कि सेंट्रल डोग्मा आप जानते हो, नॉर्मल बात। तो ये जो डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इसका मीन क्या है, यहाँ पे कोई भी जो जीन है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर वो फिनोटाइप चेंज नहीं कर सकता, तो वो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तो चाहे डीएनए हो, आपको पता है डीएनए लास्ट में जाकर के प्रोटीन बनाता है, और आरएनए भी जो है वो लास्ट में जाकर के प्रोटीन बनाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि डीएनए जो है वो डिपेंड करता है आरएनए पे, डिपेंड ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, बट आरएनए कैन सिंथेसिस प्रोटीन इंडिपेंडेंटली, इसका मीन कि डीएनए जो है उसको आरएनए पे डिपेंड रहना पड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन जो आरएनए जो है वो बिना डीएनए की हेल्प के डायरेक्ट भी प्रोटीन बना सकता है, यानी आरएनए जो है वो डायरेक्ट काम कर सकता है। अब लास्ट में हमारा जो कंक्लूजन ये निकला कि ये जो डीएनए जो है ये बेटर जेनेटिक मटेरियल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो ये जो आरएनए जो है
इट इज सूटेबल, या फिर इसको ही कह सकते हैं बेटर, बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। डीएनए जो है वो मोर स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, आरएनए जो है वो लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है ओएच की वजह से, और डीएनए को थायमिन जो है वो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डीएनए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए की हेल्प लेता है, आरएनए जो है इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और फाइनल में हमारा डिसीजन या जो कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेटर होता है, और आरएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए बेटर होता है। हालांकि दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसके रूप में डीएनए अच्छा या आरएनए अच्छा, और डीएनए के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, आरएनए के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा बेस्ट जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब एक छोटा सा टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है आर एन ए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड का सिंपल सा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आरएनए जो है, पहली बात तो ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए। क्यों आरएनए है? क्योंकि वेरियस लाइफ प्रोसेस, वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग, evolved around RNA, अराउंड आरएनए। यानी ये जो लाइफ एक्टिविटीज जिनको मेटाबॉलिज्म या ट्रांसलेशन या स्प्लाइसिंग, ये वाली जो एक्टिविटीज जो होती हैं ये आरएनए के चारों तरफ होती हैं, डीएनए के चारों तरफ नहीं होती। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आरएनए जो है वो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है। दूसरी बात, ये जो डीएनए जो है, डीएनए जो बना है ये बना है ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन आरएनए, ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन आरएनए। आरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुए जिसकी वजह से डीएनए बना। और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए? पहली बात तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। आपको पता है आरएनए के अंदर जो राइबोज शुगर होती है, उस राइबोज शुगर से सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन जो रिमूव हो गया, उसकी वजह से वो जो शुगर बनी वो बनी डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि डीएनए के अंदर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरी बात, ये जो आरएनए जो था उस आरएनए के पास था यूरेसिल, उस यूरेसिल के ऊपर फिफ्थ पोजीशन पे लग गया एक मिथाइल ग्रुप, और इसी वजह से डेवलप हो गया या फिर मॉडिफिकेशन हो गया जिससे एक नया नाइट्रोजनस बेस बना जिसका नाम है थाइमिन। तो ये जो डीएनए, इसके अंदर राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है, वहीं पे यूरेसिल जो नाइट्रोजनस बेस होता है आरएनए के अंदर, उसकी जगह डीएनए के पास पाया जाता है थाइमिन। इसका मीन डीएनए जो बना है वो आरएनए के मॉडिफिकेशन से बना है। बहुत सिंपल सी बात है, पहला जेनेटिक मटेरियल था। ये वाली एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मेन सिंपल सा ये है कि जब भी ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन को कोड करना होता है, तो इसके अंदर दो तरह के कोड होते हैं, एक को बोलते हैं इंट्रोन और एक को बोलते हैं एक्सोन्स। ये जो इंट्रोन्स जो होते हैं इनको स्प्लाइसिंग के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो एक्सोन जो होते हैं ये प्रोटीन को बनाने के लिए स्पेसिफिक कोड होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस के सीक्वेंस होते हैं, केवल इन्हीं को रखा जाता है, इनको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये वाली बात हो गई कि डीएनए जो है वो आरएनए के मॉडिफिकेशन से बना है। एक और छोटी सी हम बात कर सकते हैं कि डीएनए जो है वो तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन आरएनए जो है, आरएनए ऑल्सो एक्ट एज मैसेंजर, ऑल्सो एक्ट एज मैसेंजर, अडेप्टर एंड
and enzyme along with enzyme along with genetic material। यानी जो आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम करता ही करता है, इसके साथ साथ वो मैसेंजर की भी तरह काम करता है, अडेप्टर की तरह भी काम करता है और एंजाइम की तरह भी काम करता है। और ये जो एंजाइम जो है, जैसे ट्रांसलेशन के अंदर एक एंजाइम चाहिए, ट्रांसलेशन के अंदर जो एंजाइम चाहिए राइबोजाइम, यानी राइबोजाइम एंजाइम जो उसके अंदर आरएनए होता है। और ये जो राइबोजाइम एंजाइम जो काम कर सकता है वो प्रोटीन एंजाइम जो है काम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है कि ट्रांसलेशन के अंदर राइबोजाइम एंजाइम चाहिए जिसके अंदर आरएनए होता है। प्रोटीन एंजाइम जो है ये राइबोजाइम का काम है नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात थी आरएनए वर्ल्ड के बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की। देखो डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन नाम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि डीएनए की कॉपी बनाना, डीएनए की फोटो कॉपी करना या डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना, उसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी डीएनए की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953 के अंदर, तो इसके जस्ट बाद उन्होंने, देखो आपको पता है, दो बातें बताई थी। एक तो उन्होंने बात बताई थी, क्रिक ने क्या बताया था, सेंट्रल डोगमा के बारे में बताया था। सेंट्रल डोगमा का मीन होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मीन इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से आरएनए में जाएगी और आरएनए से आगे जाकर के कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। ये बात बता दी थी। और इसी के साथ साथ ये जो वाटसन और क्रिक जो है इन्होंने बता दिया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हमने बात की है बेस पेयरिंग की, या डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होती हैं, इन्हीं बेस पेयरिंग को देख करके हम बता सकते हैं कि डीएनए जो है वो कैसे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है कैसे नए नए डीएनए बनाता है या कैसे रेप्लिकेशन होता है, या डीएनए का जो एक स्ट्रैंड जो है वो कैसे, डीएनए जो होता है वो आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, बोथ स्ट्रैंड, दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये काम करते हैं एज ए टेम्पलेट डीएनए, एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट डीएनए का मीन कि जिस डीएनए से आगे नया डीएनए बनेगा उसको टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन, इसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने तुरंत अपने इसी एक्सपेरिमेंट के बाद, इसी डिस्कवरी के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि सेंट्रल डोगमा के बारे में बताया और डीएनए जो वो रेप्लिकेशन कैसे करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा उसके अंदर 50% जो है वो ओल्ड डीएनए का मॉलिक्यूल, पुराने डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, और 50% जो डीएनए है वो नया सिंथेसाइज होगा, न्यू सिंथेसाइज होगा। और इस मैकेनिज्म को कि 50% डीएनए पुराना रहता है, 50% डीएनए नया हो जाता है, इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। नाम से भी पता चल रहा है, सेमी का मीन होता है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व। डीएनए जो नया बनेगा उसके अंदर आधा डीएनए पुराना रहेगा, आधा डीएनए नया रहेगा, इसीलिए इसको बोल दिया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था और इसी के ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया था दो साइंटिस्ट थे। अगर हम बात करें पहले प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक के अंदर उन्होंने एक बैक्टीरियल सेल ली थी जिसका नाम था ई कोलाई, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था दो साइंटिस्ट, एक का नाम था मिजेल्सन एंड साथ में था स्टाहल, मिजेल्सन और स्टाहल। और इन्होंने 1958 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई को यूज करके। कैसे किया था हम बात करेंगे, और क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल थी। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे रेप्लिकेशन होती है,
यूकैरियोटिक सेल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था टेलर या टाइलर बोल सकते हैं, और उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को यूज किया था वो था विसिया फाबा। विसिया फाबा, या जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं फाबा बीन। ये जो फाबा बीन है इसके अंदर उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लोर किया, और इन्होंने मिचेल्सन एंड स्टाहल जो है उन्होंने ई कोलाई के अंदर बताया कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और वो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसे सेमी कंजर्वेटिव होती है। हम उसकी बात करते हैं। देखो यहां पे इन्होंने लिया ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया। आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उन्होंने उसको ग्रो करवाया, और उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उन्होंने क्या रखा, उन्होंने रखा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और यहां पे जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन वो लिया उन्होंने N15 यानी हैवी आइसोटोप, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि ये कोई मीडियम है, इस मीडियम के अंदर उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया रख दिए, और इस बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने NH4Cl रख दिया। NH4Cl जो है वो मीडियम है। अब इस बैक्टीरिया को जब भी रेप्लिकेशन करनी है, या इस बैक्टीरिया को जब भी अपनी अगली जनरेशन बनानी है, तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन जो चाहिए वो नाइट्रोजन इसके मीडियम के अंदर N15 वाले नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये N15 वाले जो नाइट्रोजन है उनको इनकॉर्पोरेट कर लेगा। इसका मीन इनके अंदर जो डीएनए जो होगा वो N15 वाला डीएनए हो जाएगा। जब इनके पास N15 वाला डीएनए हो गया, तब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या देखा कि उसके डीएनए को उन्होंने आइसोलेट कर लिया, और जब उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, और उन दोनों स्ट्रैंड को जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है उनके पास N15 वाले जो है या नाइट्रोजन बेसेस जो है उनके अंदर जो नाइट्रोजन जो है वो N15 यानी हैवी आइसोटोप है। और जब उन्होंने इसी चीज को सीजियम क्लोराइड के अंदर, सीजियम क्लोराइड के अंदर कंसंट्रेशन या फिर इसी को हम कह सकते हैं, उन्होंने सीजियम क्लोराइड का मीडियम लेकर के और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से, उसको डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से जब उन्होंने किया ऑब्जर्व, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उन्होंने देखा कि ये जो हैवी आइसोटोप जो है या फिर ये वाला जो हैवी जो डीएनए जो है ये यहाँ पे इस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम की तरफ सेटल हो जाता है, बॉटम की तरफ सेटल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डीएनए जो है ये हैवी डीएनए, हैवी डीएनए क्यों है, क्योंकि वहां मीडियम के अंदर नाइट्रोजन 15 था। उसके बाद आपको यह भी पता है कि ये जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है 20 मिनट के अंदर सेल डिवाइड कर लेता है, यानी इसकी पहली जनरेशन जो है वो 20 मिनट में बन जाएगी। और उसके बाद ये जो हैवी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का जो हैवी आइसोटोप वाला डीएनए है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने फिर रख दिया एक नॉर्मल मीडियम के अंदर, और जब नॉर्मल मीडियम के अंदर रखा तो आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन 15 है और वहां पे नॉर्मल मीडियम के अंदर क्या था, नाइट्रोजन 14 थी। अगर हम नॉर्मल मीडियम की बात करें, नॉर्मल मीडियम के अंदर जो नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन 14 थी, यानी हैवी आइसोटोप नहीं था। और उन्होंने ये देखा कि ये जो स्ट्रैंड है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट क्यों, क्योंकि अगर नया स्ट्रैंड बनाना है तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, जिसको अनजिपिंग बोलते हैं और उसी को डीनेचुरेशन बोलते हैं। और जब उन्होंने अगले जनरेशन के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो डीएनए इसके पास एक जो स्ट्रैंड है वो तो N14 वाला है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो N14 वाला है, क्योंकि पहले वाला जो स्ट्रैंड था यहाँ पे ये स्ट्रैंड N15 वाला, ये स्ट्रैंड जो है N14 वाला, ये स्ट्रैंड N14 वाला, ये स्ट्रैंड Na15 वाला। और इस तरह से जो डीएनए के स्ट्रैंड बने उसको उन्होंने बोल दिया हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। और इस हाइब्रिड डीएनए को जब उन्होंने फिर सेंट्रीफ्यूज किया वही सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट वाले मामले में, तो उन्होंने देखा कि इस बार जो डीएनए जो है, इस बार डीएनए थोड़ा सा नीचे की बजाय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो स्टेबल हो रहा है या ऊपर की तरफ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। इसका मीन यहाँ पे ये जो डीएनए था हैवी डीएनए था, यहाँ पे ये जो डीएनए जो है ये हाइब्रिड डीएनए है,
हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए क्यों है? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन 14 भी है, नाइट्रोजन 15 भी है। फिर उन्होंने 20 मिनट और वेट किया। 20 मिनट और वेट किया तो आपको पता है ये जो दो डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं दोनों के दोनों डबल स्ट्रैंडेड हैं। अगर इनको आगे रेप्लिकेशन करना होगा तो ये चारों के चारों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर ये चारों के चारों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाएंगे तो आपको पता है कि दो जो है, एक तो यहाँ पे कौन सा है N15 वाला, दूसरा जो यहाँ पे कौन सा है N14 वाला, तीसरा यहाँ पे कौन सा है N14 वाला, और चौथा जो है वो यहाँ पे N15 वाला। और यहाँ पे मीडियम वही है नॉर्मल मीडियम, जैसा आपको पता है नॉर्मल मीडियम के अंदर जो नाइट्रोजन है वो N14 नाइट्रोजन है N14 वाला। अब इसके साथ जो नया जो डीएनए का मॉलिक्यूल जुड़ेगा उसके अंदर तो नाइट्रोजन 14 होगी, यानी उसका जो है लाइट वेट वाला होगा नाइट्रोजन, और उसके अंदर नाइट्रोजन जो है। अब इसके साथ अगर N14 वाले सारे के सारे जुड़ेंगे N14 वाले, तो हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं इसके साथ N14 वाला जुड़ गया, इसके साथ N14 वाला जुड़ेगा, इसके साथ N14 आ जाएगा और इसके साथ भी Na14 आ जाएगा। अब हमने देखो क्या देखा, अब हमने ये बात देखी कि यहाँ पे ये जो है ये N15 है, ये जो है N14 है, ये जो है N14, ये जो है N14, ये जो है N14, ये भी है N14, ये जो है N15 और ये जो है Na14। इसका मीन जो चार डीएनए के जो स्ट्रैंड बने हैं उनमें से दो स्ट्रैंड जो है या दो जो डीएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो तो बने हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड बने, और दो जो डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, यानी उनके पास हाइब्रिड डीएनए नहीं है, उनके पास N14 वाला डीएनए है। इस बात से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, उन्होंने फिर देखा इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर के देखा, तो उन्होंने देखा कि जो हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए वो तो ऊपर की तरफ आ जाता है, हाइब्रिड जो डीएनए है वो तो इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है, सेटल हो जाता है, और वहीं पे जो हाइब्रिड नहीं है जो नॉर्मल डीएनए वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला तो हो गया हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, और ये वाला जो है N14 वाला डीएनए हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल डीएनए था उस नॉर्मल डीएनए को उन्होंने NH4Cl वाले, यहाँ पे हमने देखा था देखो NH4Cl वाले मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, मीडियम के अंदर ग्रो करवाया तो ये जो ई कोलाई की जो सेल है इसके डीएनए के पास N15 चला गया, यानी नाइट्रोजन जो उसका हैवी आइसोटोप वाला जो मॉलिक्यूल है वो चला गया। उसकी वजह से जब इस मीडियम को जिसके पास डीएनए में N15 आ गए फिर उसको एक नॉर्मल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया तो उसमें एक स्ट्रैंड तो है वो तो N14 वाला 15 वाला रहा और दूसरा जो नया स्ट्रैंड है वो N14 वाला आ गया। इसी तरह से दूसरे स्ट्रैंड में भी एक स्ट्रैंड N15 वाला और N14 वाला, यानी ये जो दोनों के दोनों डीएनए हाइब्रिड बन गए। और उसके बाद उन्होंने 20 मिनट और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे चलाया तो उन्होंने देखा कि चार जो डीएनए के स्ट्रैंड बने हैं उसमें से दो स्ट्रैंड जो है वो हाइब्रिड बने हैं, या फिर दो डीएनए के मॉलिक्यूल हाइब्रिड बने हैं और दो डीएनए के मॉलिक्यूल जो है ऐसे बने हैं जिनके पास N14 यानी हैवी आइसोटोप जो है वो नहीं है। तो इस चीज से हम पता कर सकते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब उसके बाद डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन के बारे में हम अगला टॉपिक जो है वो कल पढ़ाएंगे और उसके बारे में कल हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। आज यहां तक कि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आपका सोल्यूशन करेंगे। ओके।